जय हिंद। वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना। कालाक्षर भैंस बराबर। अगर वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो एक अत्यंत आवश्यक जानकारी से वंचित रह जाएंगे आप। एक विद्यालय, जुलाई का महीना था, 3rd क्लास में मैं इंस्पेक्शन पर था एक स्कूल में। तो वहां पर एक अध्यापिका बच्चों को प्रश्न उत्तर लिखा रही थी। ठीक है, प्रश्न लिखा हुआ था, राम के पिता का क्या नाम था, उत्तर बच्चे उतार रहे थे और बच्चे बहुत साफ उतार रहे थे। ठीक है, लेकिन मुझे जिज्ञासा हुई। मैंने उसमें से एक बच्चे से अचानक पूछा, बेटा ये क्या लिख रहा है? तो वो उससे पढ़ा नहीं गया, उससे हिज्जे भी नहीं मिलाया गया उसका। ठीक है, अब मैंने कहा, अरे मैम, इसके लिए तो ये कालाक्षर भैंस बराबर है। इसने उतार तो लिया ही है, लेकिन उतारा कैसे? मैं तो इस आश्चर्य में हूं। जब इसे पढ़ना नहीं आता तो इसने बोर्ड से लिख कैसे लिया? वो लिखा मैम के डंडे की वजह से। ठीक है, अब मैंने और भी देखा, 2nd क्लास सर्च की तो वहां पर भी कई सारे बच्चे बैठे हुए थे जिनसे पढ़ना नहीं आता था। तो मैंने वहां पर जो उनके क्लास टीचर्स थे, मदर टीचर्स थे, मैंने उनसे बोला, ये अब ये बताइए इनके लिए इनका क्या लाभ? तो बोले, सर अब इन्हें लिखना सिखाएं, इनका सिलेबस कराएं या ये पढ़ाएं अब इन्हें हम? मैंने कहा बात आपकी भी ठीक है। अगर आप उन्हें पढ़ना सिखाएंगे तो उनका लिखना रह जाएगा। तो मैम इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो इनके माता पिता से पूछिए। उनके माता पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें पता चलेगा, अगर नहीं भी पता होगा कि मेरा बच्चा 2nd क्लास में आ गया, मेरे बच्चे से पढ़ना भी नहीं आता है अभी। उसकी रिक्वायरमेंट ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट अभी पहले पढ़ना सीखना है। तो बोले सर क्या करें? तो मैंने कि इसके लिए क्वेश्चन आंसर की एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि ये पढ़ना ना। एग्जाम कैसे देगा वो? मैं तो कह रहा हूं 1st क्लास में कैसे पास हो गया, 2nd में कैसे पास हो गया, 3rd में कैसे आ गया वो? तो मैंने उन्हें एक फॉर्मूला बताया जो 100% कामयाब रहा। मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, कितने विद्यार्थी हैं? तो किसी क्लास में 2 थे, किसी क्लास में 3 थे, ऐसे। ठीक है, तो मैंने कहा 1 महीने बाद ये सभी के समकक्ष आ जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन आंसर कराइएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस विद्यार्थी को अलग बिठाइए क्लास से, कहीं सीढ़ियों पर बिठा दीजिए, फील्ड में बिठा दीजिए जहां ठंड हो, और इसके साथ में लंच से पहले एक बच्चे को दे दो जिसे पढ़ना आता है उस क्लास के, और उस बच्चे से कहो कि बेटा आज इसे पढ़ना सिखाना है। पढ़ेगा वो जिससे नहीं आता है, और जहां वो बच्चा अटकेगा तब उस बच्चे को बताना है। जितनी बार वो बच्चा अटकेगा, मैंने कहा लंच तक हिंदी, लंच के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के लिए दूसरा बच्चा। अब जो 2 बच्चे आपने यूज किए हैं आज, उस बच्चे को सिखाने के लिए कल को और नए बच्चों को यूज करो, अगले दिन को और नए बच्चों को यूज करो। ठीक है, तो क्या होगा, 1 महीने में वो विद्यार्थी सबके समकक्ष, क्योंकि मतलब आधा दिन जब वो रीडिंग करेगा, जहां जहां गलती होगी दूसरा बच्चा उसे बताने के लिए तैयार है, उसका साथी बताने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मैं बोली, अरे सर इससे तो वो जो बच्चा जो जाएगा उसके पास आधा दिन के लिए, उसकी तो पढ़ाई का नाश हो जाएगा। तो मैंने कि छोड़ दीजिए, ऐसे रहना दीजिए इसे। आपको पता है नई शिक्षा नीति क्या कहती है? आपको बच्चों से कराना है। आपको पता है जब बच्चा उसे उस बुक की रीडिंग कराएगा, बुक किसकी है? उसी की है, उसी की कक्षा की है, उसी के विषय की है, तो उसका ज्ञान और ज्यादा बढ़ेगा। तो मेरे कहे से उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, और 1 महीने बाद हमने देखा कि वो बच्चा सब बच्चों के समकक्ष आ गया। उसे ऐसा लगा लीजिए कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट उस बच्चे के अंदर आया, और अब वो बच्चा अपनी कक्षा के सभी बच्चों के समकक्ष से चल रहा है। अगर आपकी कक्षा में, यदि आपकी कक्षा में ऐसा कोई विद्यार्थी है 2nd क्लास में या 3rd क्लास में या और बड़ी क्लासेस में, 4th क्लास में हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, फिर टीचर्स कहते हैं ये तो पिछले वाले टीचर्स की प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने नहीं कराया। अरे नहीं कराया, कोई बात नहीं, नहीं कराया, रहेगी गलती, दूसरे विद्यालय से आया है। ठीक है, आप इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर आप
बच्चे से रीडिंग नहीं आती, आप उसे क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं आप। पहले उसकी इस समस्या का समाधान कीजिए। जय हिंद।